हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो हम लोगों ने इंडियस 23 स्टार्ट किया था। हम लोगों की काफ़ी क्लासेस हो गई हैं। हम लोग की इंडियस 40 हो गई, इंडियस 41 हो गया, और हम लोग की अप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस भी हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियस 23 बोरोइंग कॉस्ट। तो हम लोगों ने बोरोइंग कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हुई है कि बोरोइंग कॉस्ट होता क्या है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि बोरोइंग कॉस्ट में इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट होते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दूं, तो जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, तो बोरोइंग कॉस्ट में क्या होता है, जो आपका अरेंजमेंट ऑफ फंड से होता है, जो कॉस्ट हमें इनकर होती है वो हमारी बोरोइंग कॉस्ट होती है, अरेंजमेंट ऑफ फंड से लेके। तो और इसमें क्या क्या जाते हैं, इसमें आपके जाते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया। बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया, एक्सचेंज डिफरेंसेस हो गए, और फाइनेंस कॉस्ट हो गया, जो कि एज पर फाइनेंस लीज पे बेसिस पे निकलता है आपका। फिर इसके बाद सर हम लोगों ने पढ़ा था कि सर कौन कौन सी चीज़ें बोरोइंग कॉस्ट में आती है, मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती है। जैसे एज एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जाएगा सर, वो नहीं जाएगा क्योंकि सर वो बोरोइंग ही नहीं है, तो आपका बोरोइंग कॉस्ट में कैसे आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं जाएगा सर, लेकिन जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो वो जाएगा सर। अगर सर मैंने अपने फैमिली और रिलेटिव से पैसे ले लिए, तो क्या वो बोरोइंग है सर? बिल्कुल बोरोइंग है, लेकिन उस पर दिया गया पैसा, अगर आप उस पर पैसा दे रहे हो, 2,000 रुपये दे दिया आपने एक्स्ट्रा, 1 लाख लेके 1,02,000 दे रहे हो, तो आपकी वो 2,000 रुपये बोरोइंग कॉस्ट हो गई। लेकिन अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो, तो उस केस में आपकी बोरोइंग कॉस्ट जीरो हो जाएगी, यानी नील बोरोइंग कॉस्ट, कोई भी बोरोइंग कॉस्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैश में नहीं, कुछ अगर कंसिडरेशन में दे देते हो, कि किसी को घड़ी आपने गिफ्ट में दे दिया कि भैया आपने मेरी मदद की थी, कि लो मैं तुम्हें वॉच दे रहा हूँ, तो उसकी बोरोइंग कॉस्ट, उस वॉच की जो एक्चुअल वैल्यू होगी उस दिन की, वो उसकी बोरोइंग कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? हम लोगों ने बोला था कि आपको लीज वाला कॉन्सेप्ट हम लोग 116 पढ़ेंगे जब लीज की, तो उसमें हम लोग देखेंगे, और एक्सचेंज डिफरेंसेस हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोग आते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। ये चीज़ यहाँ पे हमें एएस इंड एएस 23 में बताया गया, और एएस 16 में हमें ये नहीं बताया गया था बोरिंग कॉस्ट में। ये उसका डिफरेंस है एक हमारा। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग सर क्यों निकालते हैं? सर देखो, इसका जो रीज़न है वो दो दो कारणों की वजह से होता है। या तो जो शुरू में आपकी नेट प्रोसीडिंग होती है वो पूरी नहीं मिल पाती, ड्यू टू सम एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ इशू और एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। एक तो पहला इशू हो गया, और मतलब एक पहला इशू के समय या अरेंजमेंट करते समय आपको कुछ खर्च देने पड़ते हैं, जिससे आपको 1 लाख अगर आपका लोन है, तो आपका कुछ कमीशन या कुछ चार्जेस या कुछ अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, या कुछ एनी अदर चार्जेस की वजह से आपको वो 90,000 मिल गया। मतलब आपको पैसा 1 लाख लेना था, आपको बस 90,000 रुपये ही मिला। तो ये जो आपकी शुरू की फंड कम हो गई, इस वजह से हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है, मैंने आपको बताया भी था बच्चों, क्योंकि जैसे आपने एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 1 लाख रुपए लोन लिया है, ठीक है, और इस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है वो सर अगर 10% लग रहा है, लेकिन आपको ये 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में नहीं आया, आपके अकाउंट में इसका 10% चार्ज कट गया, 10,000 रुपये कट के आपको आ रहे हैं, तो यानी आपके अकाउंट में तो 90,000 रुपये आए। तो अगर आप 90,000 पे 10-10% हर महीने 9-9 हज़ार रुपये इंटरेस्ट चार्ज करोगे, एज एग्जाम्पल नौ नौ इस वैसे तो फिलहाल 90,000 पे होगा नहीं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है। 10-10 हज़ार रुपए अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो कभी भी आप जो है मेचोरिटी की वैल्यू पे आ ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी नेट प्रोसीडिंग है वो इनिशियल प्रोसीडिंग से डिफर हो गई। अगर आपकी नेट प्रोसीडिंग और आपकी जो सॉरी मैंने इनिशियल प्रोसीडिंग बोला, अगर आपकी इनिशियल या नेट प्रोसीडिंग जो भी है वो आपकी फेस वैल्यू के बराबर है, तो कोई भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। मतलब जो आपकी नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही आपकी सेम एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था सर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सर क्वालिफाइंग एसेट्स, पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं बताया था, फिर हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। सॉरी बच्चों। तो देखो, हम लोगों ने बताया था ये मैं मुझे लगता है कि ये थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो अपना काम करेंगे बच्चों। तो देखो, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था सर बोरिंग कॉस्ट क्या होता है। सर बोरिंग कॉस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट होता है सर, हमारी वो बोरिंग कॉस्ट होती है। ठीक है, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट हमारी बोरोइंग कॉस्ट होती है सर। ये मुझे जैकेट तो लगता है मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है बच्चों। आप एक चीज ये देख रहे हो? ओ माय गॉड, जस्ट अ सेकंड बच्चों। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ तो मुझे कोई ये काम की चीज़ नहीं है।
ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है हम लोग वो देख लेते हैं। हम लोगों ने इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंस पढ़ा हुआ है, बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें जाती हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट बोरिंग कॉस्ट क्या क्या है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली चीज़ें हो गई, लीज लायबिलिटी वाली हो गई, एक्सचेंज डिफरेंस वाली हो गई। बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या नहीं जाता है सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं जाता क्योंकि जो पैसा है वो हमारा बोरिंग नहीं है, वो हमारा खुद का पैसा है, मतलब ओनर का पैसा है। प्रेफरेंस शेयर एक्सेप्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बायोलॉजिकल एसेट्स एक्सेप्ट बियर प्लांट। देखो यहाँ बायोलॉजिकल एसेट्स क्यों लिया गया है, क्योंकि बायोलॉजिकल एसेट मैंने आपको शायद बताया था कि सर बायोलॉजिकल एसेट्स जब मैंने आपको इंडिया 41 पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था सर, सर जो बायोलॉजिकल एसेट्स होती हैं, सर जो बायोलॉजिकल एसेट्स होती हैं, सर जो बायोलॉजिकल एसेट्स होती हैं ये हमेशा फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होती है। सर बायोलॉजिकल एसेट्स हमेशा फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। याद है मैंने बताया था कि बायो फेयर वैल्यू मैंने लेस टू सेल, मतलब कि लेस से एक्सपेंसेस टू सेल, वो आप माइनस कर दोगे तो हमेशा फेयर इसी वैल्यू पे बायोलॉजिकल एसेट्स रिकॉर्ड होगी। अगर आपने बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया और बाद में आगे जाके उसका फेयर वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करोगे तो वो तो नील हो जाएगी ना उसका इफेक्ट, उस आप कैपिटलाइजेशन करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। या अगर आप पीएल में डाल रहे हो एक्सपेंसेस को फिर आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर ले रहे हो तो उसका सॉरी, हर एक बैलेंस शीट डेट पे आप जो उसको फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हो तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए सर देखो एक चीज कंफ्यूज मत होना, बायोलॉजिकल एसेट्स आपकी केवल फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है कि उसको कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे आप रिकॉर्ड करोगे, ऐसा नहीं। बायोलॉजिकल एसेट्स को केवल फेयर वैल्यू लेस टू सेल, सेल टू एक्सपेंसेस टू सेल पे रिकॉर्ड होता है। सर मैंने बताया था इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर इन लार्ज क्वांटिटी ऑन अ रेपिटेटिव बेसिस पे अगर है तो सर वो नहीं होगा। और जो क्वालिफाइंग एसेट्स वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया सर, जो इसका मैंने बताया कि क्वालिफाइंग एसेट जो कि मेजर होती है फेयर वैल्यू पे। और कोई भी स्टॉक अगर वो लार्ज क्वांटिटी पे बनाई जा रही है ठीक है तो चलो, वो अगर आप रिपीटेडली नहीं बना रहे हो तो वो क्वालिफाइंग एसेट्स मानी जाएगी। लेकिन आप उसको बार बार बना रहे हो तो आपकी एसेट्स तो रेडी टू यूज हो गई ना, तो वो क्वालिफाइंग एसेट्स के दायरे में नहीं है। फिर सर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है वो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निकलता है, क्योंकि कुछ एक्सपेंस होते हैं, मैंने आपको बताया था कि सर कुछ एक्सपेंस होते हैं एट द टाइम ऑफ इशू और रिडेम्पशन ऑफ बोरोइंग, मतलब आपको कभी कभी प्रीमियम भी देना पड़ता है पे करते समय। तो डिस्काउंट हो गया, प्रीमियम हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, अदर एक्सपेंस जो भी, जिससे क्या होता है ये सारे this expenses reduce the net inflow of the borrow firm और टू विच वी हैव कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी की वजह से हमें आरओआई निकालना पड़ता है, अदरवाइज हमारा सेम ही रहेगा। मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था आपको जिससे मैंने आपको बताया था कि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी रहती है। ठीक है, देखो एक ये फॉर्मूला याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर आपको याद करना है तो, मतलब वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है यार। तो देखो सीधा सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। यार ये तो बहुत दिक्कत कर रही है यार। देखो सबसे पहले आप ले लो लोअर रेट, लोअर रेट है ये बाबू, ठीक है, लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी डिवाइड बाय लोअर रेट एनपीवी। सर क्या बोल रहे हैं आप, हाँ यार लोअर रेट एनपीवी मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल इन रेट। बस अब देखो ये है, तो तुमने हर जगह लोअर 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 लिया है तो क्या करो नीचे से बस हायर रेट एनपीवी माइनस कर दो। बस यही आपका फॉर्मूला है। देख लो मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है, लोअर रेट मैंने लिखा, ठीक है, फिर मैंने ऊपर लोअर रेट एनपीवी लिखा, यहाँ भी लोअर रेट एनपीवी लिखा, माइनस कर दिया हायर रेट एनपीवी, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल रेट। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा चीज है, आपको बार बार इसको लिख लो। सबसे पहला लोअर रेट, लोअर रेट एनपीवी मत लिखना, लोअर रेट लिखना, क्योंकि वो आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलना है। ये क्या है, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। तो आप लोअर रेट ही लोगे, उसी में ये सारी चीजें जोड़ोगे जो भी जोड़ना है, मतलब लास्ट में जो भी रेट आएगा आपका उसी को आपको प्लस करना रहता है। तो प्लस लोअर रेट एनपीवी, ऊपर भी आप लोअर रेट ही ले लो, नीचे भी आप लोअर रेट भी ले लो, ठीक है, मल्टीप्लाई पे डिफरेंस इन रेट कर लो। ठीक है, बस यहाँ पे अब कुछ तो अलग होगा, नहीं तो ये तो वन ही हो जाएगा, ये तो वन ही हो जाएगा, इसीलिए माइनस कर लो इसी में से हायर रेट एनपीवी। कहीं तो हायर रेट एनपीवी को इज्जत दे दो यार। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब आ जाओ, अब हम लोग अपनी क्लास यहाँ से फ्रेश शुरू करते हैं। ठीक है, चलो सॉरी, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ, हम लोगों ने सबसे पहला जो पॉइंट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया इफेक्टिव आरओआई का। ठीक है,
उसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन कराना है क्या? आओ एक बार ना मैं तुम्हें एक आध क्वेश्चन भी करा देता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है उससे रिगार्डिंग तो मैं आपको करा दूँ। यू विल फील कॉन्फिडेंट। समझ रहे हो? खुल जा सिम सिम, खुल जा। सारे क्वेश्चन स्टडी मैट है, स्टडी मैट अपना गीता है। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले वो पूरा करना है, फिर हम लोग, आपको घबराने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने हर जगह से क्वेश्चन को निकाल निकाल के डाला हुआ है। आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सब कवर किया है। गूगल से भी क्वेश्चन निकाला है, कुछ अपने क्वेश्चन भी बनाए हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो भरोसा रखो। और मैंने आपको पता है ना, आपको मैंने सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। ऐसा करो, अभी पहले थोड़ा सा और पढ़ लो, नहीं तो आप लोग मेरा सर खा जाओगे कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, सर आप क्या बता रहे हो सर। चलो आ जाओ। तो देखो, हम लोगों ने सबसे पहले क्या क्या इंटरेस्ट कॉस्ट में क्या क्या, बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या था, इंटरेस्ट एक्सपेंस एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर उसके बाद अब हमारा आता है इंटरेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ लीज लायबिलिटी, जो हम लोग पढ़ेंगे 116 में। जब हम लोग 116 अपना पढ़ेंगे इंडेयस 116, तो इसको मैं वहां आपको पढ़ाऊंगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर आता है सर एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग। सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। सर क्या बात कर रहे हैं आप, हम लोगों ने ये कहाँ पढ़ा हुआ है, आप तो अभी पढ़ा रहे हो इसको। याद करो बच्चों, बच्चों आप याद करो। आपको, आप लोगों ने इसे कहीं ना कहीं AS11 में भी पढ़ा हुआ था, ठीक है, और AS16 में भी पढ़ा हुआ था। ये दोनों जगह आपने पढ़ा हुआ था। सर हमें एएस नहीं याद है, कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको यहाँ इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। देखो, चलो ये तो अभी मैं हम लोग तो पढ़ के हो जाएगा, पहले समझ लो। जैसे क्या होता है कि जो डेवलप कंट्री होती हैं वहाँ पे पैसे की जो वैल्यू है, मतलब जो इन्फ्लेशन है, वो वहाँ बहुत कम होती है। और अपने यहाँ इन्फ्लेशन, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के लिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्फ्लेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नहीं रहेगी तो आप डेवलप नहीं कर पाओगे, तो डेवलपिंग कंट्री में ज़रूरी है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें बाहर से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें फाइनेंस मिल जाते हैं। तो जो अपना यहाँ का भारत का नागरिक है वो कहता है कि सर यहाँ पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पड़ रहा है, मुझे अगर मैं बाहर से ले लेता हूँ तो मुझे 5% पे ही पैसे मिल जा रहे हैं। तो यार कोई भी सोचेगा ना कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम लगे, मैं क्यों ज़्यादा ब्याज दूं। आप समझ रहे हो? तो अगर आपने फॉरेन बोरो किया, फॉरेन से बोरो किया फॉर फॉर क्वालिफाइंग एसेट्स, ठीक है, अगर क्वालिफाइंग एसेट्स है ही नहीं तो कुछ सोचना ही नहीं है, पूरा पीनल, नो कैपिटलाइजेशन। अगर आपने फॉरेन से बोरोइंग किया और वो क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए किया, तो जो आपका जो आपने ये सेविंग की है, मतलब 5% की आपने जो सेविंग की है, उस सेविंग को आप, तो आप क्या करोगे, वो तो आपकी नोशनल सेविंग हो गई, वो आप कहोगे ना कि सर मेरे फायदा हो गया, या आप उसको पीनल में डालोगे। लेकिन आप कहोगे कि आपने 5% तो सेविंग कर ली। एक चीज बताना, आपने बोरो किया, जस्ट टेक एग्जांपल, वी आर फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, आपने 1 अप्रैल को बोरो किया, टेक एज एग्जांपल, 1 अप्रैल को बोरो किया, और आपको मालूम है कि जो यूएसडी कंपेयर टू इंडियन करेंसी है वो वेरी होती रहती है। आपने यूएस डॉलर में बोरो किया, 1 अप्रैल को 82 रुपीज में $1 मिल जाते थे। आपने बोरो कर लिया, आपने आपने क्या किया, आपने 10,000 या $1,000 आपने बोरो कर लिया, और उस दिन कितना था, लेट्स टेक अ राउंड ऑफ, 80 रुपए में एक फॉरेन, अच्छा हो इंडियन करेंसी मिल जाए, $1 आपको 80 रुपए में आपको मिल जाते थे। ठीक है, और वहां आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, सर वहां आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, वहां आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लगा। ठीक है सर, ये बात हो रही है 1 अप्रैल 2021 की बात हो रही है।
आपने अब आपको इस पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना तो है ना, आपने ये बोरो किया, आपको इंडियन करेंसी कितना मिला सर? $1000 मल्टीप्लाई बाई 80, तो आपको 80,000 रुपया मिला। बिल्कुल मिला सर। अब आप जो इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट जो आप पे करोगे भैया, या अगर मान लो मैं कहूँ कि इसको आपको साल के लास्ट में पे करना था, तो ये जो $10,000 आपने लिया है, तो अगर आपने इसको 1 साल के लिए लिया था, तो आप जब $10,000 को, सॉरी $1,000 को जब आप रीपे करोगे, तो उस दिन के, अगर आपको ये $1,000 चाहिए, तो आप 31 मार्च को यानी 31 मार्च 2022 को देखोगे ना कि आपको $1,000 लेने के लिए आपको कितनी INR देने पड़ेंगे। मतलब उस दिन का मैं मान के चल रहा हूं कि $1 लेने के लिए आपको 82 रुपए देने पड़ रहे हैं। 82 रुपए आप दोगे तो आपको $1 मिलेगा। तो सर आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 82,000 रुपये। आपको एक्सेस कितना देना पड़ा? 2,000। ये 2,000 का आपको क्या हो गया सर? एक्सचेंज लॉस हो गया। आपने 5% यहाँ, अगर इंडियन इंडियन में आप अगर बोरो करते इंडियन करेंसी में, तो आपको जो ROI पड़ रहा था वो 10% पड़ रहा था। आपने वहां गया, आप बोले कि मैं फॉरेन जाऊंगा, 7 समुंदर पार जाके, सर मैं 7 समुंदर पार जाके मैं 5% कमाऊंगा। तो सर आपने फायदा कितने का किया? अब देखो, ये भी बहुत मजे की बात है, जो फायदा निकालने वाली बात है। आप लोगों ने 5% का फायदा तो किया, लेकिन आपने 2,000 का लॉस बुक कर दिया। तो हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने ये 2,000 का लॉस बुक किया है और इधर आपको फायदा हुआ है, तो सर आप ये 2,000 के लॉस को आप क्या करो, आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हो। अगर ये बोरोइंग आपकी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेट करती है, तो मतलब ये बोरो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि कोई एक ऐसी एसेट्स परचेस करने जा रहे हो जो आपकी क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होती है मैं बिल्कुल बताऊंगा। कुछ बच्चे कह रहे होंगे अरे सर हमको पता है, हम लोग पढ़ के आए हैं, 12 महीने से ज़्यादा का समय लगता है तो उसको क्वालिफाइंग एसेट्स मानते हैं। ठीक है ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है, थोड़ा बहुत वही है, शांति। तो सर आप ये 2,000 के लॉस को कैपिटलाइज कर सकते हो। सर हम क्यों कैपिटलाइज करें? हम इसको P&L में दिखाएंगे। अच्छा, P&L में दिखाओगे, जिससे आपको आपकी खर्च बढ़ जाए और आपका प्रॉफिट कम हो जाए, आपको टैक्स कम देना पड़े, है ना? ऐसा सोच रहे हो ना तुम रामू? तो ऐसा मत सोचो मेरे भाई। गवर्नमेंट पहले से कहती है कि भैया तुम अपनी नेटवर्थ बढ़ा लो, तुम कैपिटलाइज करो। और मैक्सिमम कितना कैपिटलाइज कर सकते हो? जितना आपको यहाँ फायदा हुआ, जो हम निकालेंगे, जो आपको यहाँ पे फायदा हो रहा है, आप केवल उतना ही अमाउंट का आप कैपिटलाइज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। समझ गए ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस सिंपल है यार। तो चलो आ जाओ, देखो क्या लिखा है। अगर आपके दिमाग में ये चल रही है कि सर आप तो सब कुछ पढ़ा रहे हो, आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को थ्योरी बना रहे हो, देखो ऐसा नहीं है बच्चों। मेरा मानना ये है कि मैंने आपको कई बार बोल चुका है कि ये एफआर जो है, जितनी आपकी चीजें, सॉरी, आपको जितनी इजीली चीजें मिल जाएंगी, आपको उतना टाइम बचेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ढिलाई दे रहा हूँ या ये ऐसा करने से तुम्हारा कुछ पढ़ाई में इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अच्छा होगा। बस आप जो सवाल है, जो प्रैक्टिकल है, वो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, प्रोविजन तो हम लोग समझ ही जाएंगे, ठीक है? अभी देखो क्या लिखा है इसमें। सर सर एक्सचेंज डिफरेंस, सर लिखा है, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? गलत हो रहा है, गलत हो रहा है मेरे साथ। चलो सर, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग। सर आपने फॉरेन करेंसी बोरोइंग किया और उससे क्या हुआ? एक्सचेंज डिफरेंस मतलब एक्सचेंज लॉस हुआ, तो आप क्या करते हो?
गेन भी हो सकता है सर, उस गेन का क्या करेंगे मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। इफ एनी इंटरप्राइज हैड बोरोड फंड इन फॉरेन करेंसी। सर फॉरेन करेंसी किसको कहते हैं, आप बता सकते हो फॉरेन करेंसी? भैया अपनी रुपया को छोड़ के जितनी भी करेंसी है वो फॉरेन करेंसी हो जाएगी। सर पाकिस्तान की भी, यस, वो अपनी इंडियन करेंसी नहीं है, वो अपनी लोकल करेंसी नहीं है। ठीक है सर। अदर देन, अदर देन रुपया। सर अदर देन रुपया हमारी फॉरेन करेंसी। फॉर द, अगर आपने बोरो किया फॉर द एक्विजिशन, फॉर द, सर फॉर द सर फॉर द एक्विजिशन, फॉर द प्रोडक्शन, या तो आप एक्वायर कर रहे हो, या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, या तो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हो, या तो कुछ ऐसा आप जो है डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, मतलब या तो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया, या किसी आप जो है नेटवर्क का डेवलपमेंट कर रहे हो, ऑफ ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स, मतलब ये सारा जो है इररिलेवेंट है अगर वो क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है तो। मतलब ये सारा जो लिंक है सर आपका सबसे लिंक है किससे, क्वालिफाइंग एसेट से। ठीक है। देन इफ देयर आर एनी एक्सचेंज लॉस एट बैलेंस शीट डेट ऑन सच लोन, अगर कोई एक्सचेंज लॉस होता है तो उस लोन पे वी कैन कैपिटलाइज इट टू कॉस्ट ऑफ एसेट एज बोरोइंग कॉस्ट। तो सर हम उस एक्सचेंज लॉस को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, बट वो अगर क्वालिफाइंग एसेट्स पे होता है तो। सर आप इतनी बार क्वालिफाइंग एसेट्स बोल रहे हो, मुझे पूछना है कि क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है। आ जाओ, आ जाओ, अब छोड़ दो इसको, आ जाओ, आ जाओ नीचे, आ जाओ, आ जाओ। सर मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स, सर आपने इतनी बार बोला ना, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे आप बता दो कि क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है। तो देखो बच्चों, क्वालिफाइंग एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, क्या बोला मैंने, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक प्रचुर मात्रा का समय लगता है टू गेट इट रेडी फॉर यूज, नॉट पुट टू यूज। अपने इनकम टैक्स में है ना, रेडी टू यूज से मतलब नहीं है, पुट टू यूज है तो डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो भैया यहाँ पे अगर आपका रेडी टू यूज हो गया, मतलब रेडी टू यूज बनने, आपका बनने तक का जो समय अगर वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है तो आप उस असेट्स को क्वालिफाइंग एसेट्स मानोगे। सर आप कैसे कह सकते हो कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, आपको आप कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हो? देखो बच्चों, यहाँ पे 12 महीने नहीं बोला गया है, लेकिन लेकिन अभी जो रिसेंटली स्टडी मटेरियल लॉन्च हुआ है उसमें 12 महीने की झलक थोड़ी दिखाई गई है। तो मतलब आप 12 महीने कंसीडर भी कर सकते हो। अगर 12 महीने का समय लग रहा है टू गेट इट रेडी फॉर यूज, देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ क्वालिफाइंग एसेट, इट कैन बी सेड दैट इट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है। अब जैसे आ जाओ, आ जाओ, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, क्वालिफाइंग एसेट्स। यार मैं तो परेशान हो गया हूँ यार, यार मैं परेशान हो गया हूँ अब, इससे मैं एकदम परेशान हो गया हूँ। कुछ मुझे ना टेक्निकल वाले बंदे को अपने को लाइन पे लगाने लेना होगा उसको। ठीक है देखो। अब ये जैकेट पहन के नहीं होगा काम मुझसे, नहीं होगा मुझे से काम अब जैकेट पहन के। देखो, that take a substantial period of time to get ready। बच्चों इस लाइन को बहुत अच्छे से अंडरलाइन करो, टू गेट रेडी और इट्स इंटेंडेड यूज, ऑफ इट्स इंटेंडेड यूज, और नहीं होना चाहिए यहाँ पे। वो जो टाइपिंग वाले भैया है उसको मुझे बजाना होगा थोड़ा, ये बहुत ही कमाल कमाल की टाइपिंग इन्होंने की हुई है। तो हाँ, ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स सही तो लिखा है इसने, फॉर अच्छा मैंने और पढ़ लिया, फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। मतलब देखो इंटेंडेड यहाँ पे ना बहुत अच्छा बहुत ही जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कि जैसा आपने सोचा था कि आप इस असेट्स को वैसे यूज करोगे, उस तरीके का रेडी जब हो जाएगा तो माना जाएगा कि भैया यहाँ तक ये असेट्स को हम मानेंगे कि भैया हम कैपिटलाइज करेंगे इस पीरियड तक, क्योंकि अभी हमारा वो पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे टर्म्स आएंगे। अब जैसे जैसे जैसे
देखो सबसे पहला मैंने लिख दिया है इन्वेंट्री। आप तुरंत कहने लोगोगे कि सर इन्वेंट्री कैसे आपकी जो है असेट्स क्वालिफाइंग एसेट्स है। तो बच्चों मत घबराओ, इन्वेंट्री कैसे है मैं आपको बताऊंगा। देखो स्टॉक क्या होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। एक सबसे अगर मैं मजेदार एग्जांपल स्टॉक का दूं जो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं पढ़ रहा था। तो जो अपनी वो होती है क्या कहते हैं उसको, विस्की। आप लोग सुने होंगे विस्की और रम और वाइन और बस कर सकते हैं। तो जो अपनी विस्की होती है तो वो जैस जितनी पुरानी होती है उतनी महंगी होती है। सर आप काफी एक्सपीरियंस लग रहे हैं। देखो ऐसा है, मेरा इन सब से कोई वास्ता नहीं है, बस नॉलेज पर्पस के लिए जानकारी रखनी चाहिए। अच्छा अच्छा सर, अच्छा ठीक है, अभी चुप हो जाओ तुम लोग। तो भैया जो विस्की होती है वो जितनी पुरानी होती है उतनी महंगी होती है। वो लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। वो बड़े बड़े कंट मैं मैं यूज नहीं करूँगा। मैं यूज ही नहीं करता हूँ, क्या बोलते हो, चलेगा? तो देखो इन्वेंट्री मैं सीधा सा बता रहा हूँ कि जो विस्की होती है वो लोग बना के उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं और उसको तुरंत सेल नहीं करते हैं, उसको 20 साल के लिए होल्ड कर देते हैं। या 20 साल या 25 साल जो भी उनका टाइम ऑफ पीरियड रहता है कि उसको इतने साल बाद वो बेचेंगे। तो ठीक है। तो अगर आप इन्वेंट्री की बात कर रहे हो कि सर वो क्वालिफाइंग एसेट्स कब होगी, तो देखो मैंने इसके बारे में बताया कि इन्वेंट्री आपकी तभी क्वालिफाइंग एसेट्स होगी जब ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले एंड इट्स सब्सटेंशियल पीरियड substantial period of time मतलब कि more than 12 months and it should not be produced in large quantity। it should not be, देखो यहाँ पे नॉट को जरूर आप जो अंडरलाइन कर लेना, नॉट मतलब ये लार्ज क्वांटिटी में नहीं बननी चाहिए, ऑन रेपिटेटिव बेसिस। मतलब लार्ज क्वांटिटी में बन रही है लेकिन काफी समय है, 12 महीने का इंटरवल है, तो ठीक है क्वालिफाइंग एसेट। लेकिन भैया अगर ये रेपिटेटिव बेसिस बन रही है तो इसका मतलब वो क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है। यहाँ पे नॉट है, ये नॉट इन मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट इन लार्ज क्वांटिटी, ना तो ये लार्ज क्वांटिटी में बननी चाहिए और ऑन अ रिपीटेटिव बेसिस। मतलब इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसको अगर मार्क करना हो तो मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे। ना तो ये लार्ज क्वांटिटी में बनना चाहिए, और लार्ज क्वांटिटी बन रहा है तो चलो ठीक है लेकिन रिपीटेटिव बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो हुआ सर। फिर सर मैंने इसका दूसरा एग्जांपल बताया कि सर जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होती है सर, वो भी हमारी क्वालिफाइंग एसेट्स होती है। इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बियरर प्लांट, पावर जनरेशन फैसिलिटी। सर ये सारी एसेट्स तब जब गेट इट रेडी टू यूज एज intended take substantial period of time। तो सर अगर ये असेट्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहे हैं तो आपका ये क्वालिफाइंग असेट्स माना जाएगा। सर सर इसमें इंटेंजिबल एसेट्स आपने क्यों लिखा है? बच्चों इंटेंजिबल एसेट्स केवल गुडविल ही नहीं होता। आपको मैं बता रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट, टेक्निकल नो हाउ, बहुत सारी ऐसी एसेट्स होती है जो काफ़ी टाइम लगता है गेट इट रेडी फॉर यूज एज इट्स इंटेंडेड। तो उसमें भी ऐसा होता है सर। अभी हम लोग जब अपना वो पढ़ेंगे इंटेंजिबल एसेट इंडियाज 38 है, तो हम लोग जब वो पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी उसमें एसेट्स कवर है, इंटेंजिबल एसेट्स के टाइप्स जो आप देखोगे। ठीक है, तो मैंने देखो नोट में क्या लिखवाया है, नोट में मैंने बच्चों लिखवाया है कि substantial period of time is not defined in India's 23। it will depend on fact and circumstances। देखो कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने रेड किया हुआ है, तो वो आप जरूर ध्यान देना कि फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस डिसाइड करेगा कि ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है कि नहीं। ठीक है, बट एएस 16 क्लियरली डिफाइन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ और मोर ऑफ अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 12 महीने एटलीस्ट ले रहा है तो हम मान लेंगे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है। और ये अब अपने स्टडी मटेरियल में भी ये बात कवर है। असेट्स डेटा रेडी फॉर इंटेंडेड यूज सेल एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग। मतलब खरीदते समय ही वो जो है गेट रेडी फॉर यूज है। मतलब आप उसको यूज कर सकते हो, जैसे जैसे बाइक हो गए, जैसे कुछ बहुत छोटे छोटे एसेट्स हैं। अगर आप उसको एज इट्स खरीदते समय ही यूज कर पा रहे हो तो भैया वो क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ।
आ जाओ सर, आ जाओ। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? अगर आपने फॉरेन क्वालिफाइंग एसेट्स क्लियर। सर आप जो है क्लियर नहीं कर रहे हो कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, बच्चों 12 महीना। आप अभी वही मान के चलो, क्योंकि आपको फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि ये भाई ये क्वालिफाइंग एसेट्स हैं। अब यार तुम कोई उसमें प्लांट लिखा है, उसमें पीरियड प्रॉपर लिखा है कि 12 महीने लग रहे हैं, तो भाई वो तो क्वालिफाइंग एसेट्स है, तो 12 महीने इज जेन्युइन, ठीक है। यार बच्चों मैं क्या करूँ, क्लास आज की रोक दूं क्या? वैसे आपको वीडियो मिलेगी तो आपको तो पूरी मिलेगी। चलो आ जाओ। तो सर आप जो है अगर ऐसा होता है तो कैपिटलाइज कैसे करोगे? तो सर देखो, अगर आपने फॉरेन से बोरो किया और आपका कुछ एक्सचेंज लॉस हुआ, तो आपको कैपिटलाइजेशन कैसे करना है? तो देखो, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सबसे पहले आप निकालोगे सर, एक सेकेंड। सबसे पहले सर आप निकालोगे इंटरेस्ट ऑन लोकल बोरिंग। मतलब आप ये लेके चलो कि अगर आपने इंडिया से फंड बोरो किया होता, तो एज्यूम इफ फंड आर बोरोड लोकली, मतलब अगर आपने यही भारत देश से अपने बोरो किया होता, तो आपका बोरोइंग कॉस्ट, आपका सर बोरोइंग कॉस्ट कितना पड़ता? लेकिन कितना पड़ता आप वो निकालोगे पहला। फिर इसमें से आप माइनस करोगे, आप क्या माइनस करोगे सर? एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी बोरोइंग इन इंडियन करेंसी। मतलब आपकी जो एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट है, मतलब जो फॉरेन से बोरो करके आपने बहुत बड़ा तीर मारा है, तो आपका कितना इंटरेस्ट लग रहा है। ये बहुत ही सॉलिड चीज़ है, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको बड़ा मजा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर आप ये माइनस कर लोगे तो सर आपका ये जो आएगा इसको हम लोग कहते हैं नोशनल सेविंग, मतलब आपके दिल को एक नाम मात्र की खुशी कि आपने इतना का बचा लिया सर। ठीक है सर। फिर आपका आते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज लॉस। फिर आप दूसरा निकालोगे मतलब कि जो आपकी लॉस हुई है जिसको आपको कैपिटलाइज करना है। एक्सचेंज लॉस कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपने फॉरेन करेंसी जो लोन लिया है इन इंडियन करेंसी एट बैलेंस शीट, फॉरेन करेंसी लोन इन इंडियन करेंसी निकालना है एट बैलेंस शीट डेट, मतलब बैलेंस शीट डेट पे कितना है, और फिर उसमें से माइनस करोगे फॉरेन करेंसी लोड इन इंडियन करेंसी, मतलब सेम ही है यहाँ तक, एट एक्चुअल रेट, मतलब जब लिया था आपने तब उस समय की रेट क्या थी, मतलब रुपीज टू डॉलर। और जब आप लास्ट में रीपे कर रहे हो तो उस समय डेट क्या है, मतलब बैलेंस शीट डेट पे, अज्यूमिंग कि आप बैलेंस शीट डेट पे पे कर रहे हो। तो ये आपकी एक्सचेंज लॉस है। तो आपकी जो एक्सचेंज लॉस ये आएगी, ये आप पूरी नहीं कैपिटलाइज कर दोगे, ये जो है सर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू नॉमिनल सब्जेक्ट टू नॉमिनल नॉमिनल नहीं, सॉरी, सब्जेक्ट टू नोशनल सेविंग, नोशनल सेविंग। मतलब अगर मैं इसको कहूँ कि विच एवर इज, देखो, नोशनल सेविंग और एक्सचेंज लॉस, नोशनल सेविंग और एक्सचेंज लॉस विच एवर इज लोअर कैन बी कैपिटलाइज, मतलब दोनों में से जो कम हो। मैक्सिमम आप जो कैपिटलाइज कर सकते हो सर वो मैक्सिमम नोशनल सेविंग ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। सर उससे ज़्यादा हम क्यों नहीं कर सकते? अरे यार कमाल की बात कर रहे हो, आपको जो नोशनल गेन हुआ है आप उतना ही ना कैपिटलाइज कर सकते हो भाई, बाकी तो आप पीनल में डालोगे ना आपकी वो एक्सचेंज लॉस, क्योंकि जो दोनों का आपको इफेक्ट आपको नील करना है। तो सेम चीज, इफ देयर आर एक्सचेंज गेन, अगर आपको कोई एक्सचेंज गेन हो गया ऑन रिडक्शन इन फॉरेन करेंसी, मतलब करेंसी गिर गई सर, तो सर ये तो एक्चुअल आपको गेन हुआ है। तो सर मतलब आपको जो आपने लिया था 80 के रेट से, अब आप पे कर रहे हो तो आपको 75 के रेट से देना पड़ रहा है। मतलब आपको पहले $1 लेने के लिए 80 रुपए देने पड़ते हैं, अब $1 लेने के लिए आपको 75 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो सर फायदा हो गया ना 5 5 रुपए का। तो अगर आपको ये फायदा हुआ और आपने पहले कैपिटलाइज कर लिया है, तो जितना आपने कैपिटलाइज किया है आप उसको पहले रिवर्स करोगे। सर आप क्या बता रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, सुन लो, बस ऐसे ही सुन लो, मैं सवाल कराऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगी। तो जितना आपने पहले कैपिटलाइज किया आप उसको रिवर्स करोगे, फिर जो अगर कुछ बच गया तो वो आप पीएनएल में डालोगे। ठीक है सर। गेन, देखो क्या लिखा है, सच गेन विल बी ट्रांसफर टू पीन, अगर मतलब पहले कभी अगर मान लो कैपिटलाइज किया ही नहीं है, डायरेक्ट वो गिर गया तो वो पीनल में ही जाएगा। ठीक है। तो चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, यहीं पे आप एक एग्जांपल लिख लो। मैं कराऊँ आपको? मैं कराऊँ? चलो अब मैं कराता हूँ। भगवान दया करे कि जो है आपका ये क्या नाम है उसका, ये हिले ना यार, ये इतना हिल रहा है मुझे तो
ये मैंने आपको पेज छोड़ के दिया होगा, आप उसमें जो है सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखो। एग्ज- मैंने ऊपर एग्जाम्पल कराया है क्या? एग्जाम्पल, राम बोरो $10,000 फ्रॉम USA at the rate 5% rate of interest as on 1st April 2021। बोरो किया $10,000, 5% as on 1st April 2021। Interest is paid on annual basis। जो इंटरेस्ट उसमें पे होता है सर, वो एनुअल बेसिस पे होता है। ठीक है, फिर जो है if such fund has borrowed locally, then rate of interest will be 9%। मतलब अगर इंडिया में आपने बोरो किया होता सर, तो आपको 9% लगता, आपने वहां बोरो किया है 5% लगाया आपको। एक्सचेंज रेट एज ऑन 1 अप्रैल 2021। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। 80 रुपीज पर डॉलर, 82 रुपये पर डॉलर। 31 मार्च 2022 को 85 रुपीज पर डॉलर। कभी ऐसा होना यार। कैलकुलेट exchange loss to be capitalized and to be charged in P&L account। वाह, सुंदर सा मैंने लिखा है ना? यस, ठीक है, लिख लो सर आप। मैं थोड़ा पानी वानी भी पी लूं, केवल मैं चिल्लाता रहता हूँ। अरे होल्ड करके लिख लो ना यार, चलो। तो सर, अब हम सॉल्व करेंगे। तो सारे जितने भी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट है सब तैयार? यार यार तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चलो। तो सर, आप लोग जा रहे हैं सॉल्व करने। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नोशनल सेविंग, कि अगर ये फंड इंडिया में बोरो किया होता तो आपको कितनी की बचत हो जाती। तो देखो, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है? सबसे पहले आपको लेना है बोरोइंग कॉस्ट इन इंडियन करेंसी। ऐसे लिख दूं? हटाओ यार, पूरा लिख देता हूं। लेकिन इसके बाद सीधा
आईसी लिखूंगा, आईसी। बोरोइंग कॉस्ट इन इंडियन करेंसी assuming fund borrowed locally। तो सर कैसे, आपने कितना बोरो किया है सर? सर आपने बोरो किया है, देखो, आपने बोरो किया है $10,000 सर, आपने बोरो किया है $10,000। और देखो, $10,000 आपने बोरो किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। सर आपने $10,000 बोरो किया। आपने जब बोरो किया तो आपको कितना पैसा मिला? आपने किस डेट को बोरो किया? अरे भाई, आपने जित जहां से भी बोरो किया, आपने अमेरिका से बोरो किया, आपको कितना पैसा मिला? आपको ये 80 के हिसाब से पैसा मिला था, या आपको 85 के हिसाब से पैसा मिला था? सर आपने तो 1 अप्रैल को बोरो किया है। सर आपने 1 अप्रैल को बोरो किया है, तो आपको तो 80 के हिसाब से पैसा मिला होगा ना सर। ठीक है, तो हम जो है सर, अगर इंडिया में बोरो करते हैं तो आप तो अमाउंट तो सेम लेके चलोगे, मतलब मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई बाई 80। मतलब जो पैसा आप, आपको कित आपने यही 80,000 यहाँ, मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाई 80 कर रहे हो तो 8 लाख रुपए। 8 लाख कितना हुआ यार? हाँ, 8 लाख रुपए आप इंडिया में बोरो करते हैं तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता? आपको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता। तो सर आपका कितना हो गया? 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 9%। सर आपको लगता 72,000 रुपए। सर आपको 72,000 रुपए लगता। ठीक है, इसमें से सर आप क्या माइनस करोगे? इसमें से सर आप माइनस करोगे माइनस लेस एक्चुअल। सर एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इन आईसी, माने इंडियन करेंसी। मेरे भाई बार बार मत लिखो। तो आपको सर एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट कितनी पड़ी है, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द ईयर। सर आपको एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट कितनी? अब आप एक बात बताओ, आपको $10,000 पे, आपको $10,000 पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है? आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। वहां जो आपका अमेरिका में बैठा वो है, रैमसन है, वो आपसे वो क्या मानेगा? हेलो, आई हैव गिवन यू $10,000, आई वांट टू रिसीव 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई वांट टू, आई हैव टू रिसीव। तो उसको तो $10,000 पे 5% चाहिए, लेकिन, और ये चाहिए कब उसको? एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के लास्ट में चाहिए। तो ये पैसा तो आपको डॉलर में आप जुटाओगे ना। तो साल के लास्ट में अगर आपको, मैं अगर इसको बोलूं कि 10,000 का अगर आप 5% कर लिए तो आपका ये आ गया 500। कि सर आपको $500 चाहिए ब्याज, ब्याज $500 आपको देना है। तो ये $500 लेने के लिए आप 31 मार्च की रेट लोगे ना, कि 1 अप्रैल का रेट का लोगे? अरे यार, 1 अप्रैल तो बीत गई ना। अब आपको 31 मार्च को देना है, तो उस दिन के रेट को देखोगे ना कि $500 लेने के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो देखो, $500 लेने के लिए आज की डेट कितनी है, जिस दिन आप पे कर रहे हो उस दिन की जो डेट है सर, उस दिन की डेट 85 है। सर इसी वजह से तो आपकी नोशनल सेविंग थोड़ी कम हो जाती है। तो चलो आ जाओ, तो यानी आपको जो पे करना है, आपको जो पे करना है वो सर 85 से पे करना है। सर आपको जो पे करना है वो मल्टीप्लाई बाई 85 से करना है सर। यानी मल्टीप्लाई बाई 85। सर आप वहां से बोरो किए तो आपको 42,500 ही पड़ा। सर अभी भी मैं फायदे में हूँ, मैं फायदे में हूँ। कितना फायदे में हूँ? मैं आपका 29,500 का मुझे नोशनल सेविंग हुआ है। सर 29,500 मुझे नोशनल सेविंग, मैंने वहां से जो फंड बोरो किया उससे मुझे इंडियन करेंसी में 29,500 का तीर मारा मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आपने तीर मारा, मैं मानता हूँ आपने तीर मारा। अब आ जाते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट हम लोग क्या करेंगे सर?
दूसरा स्टेप, स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज लॉस। सर ये कैसे निकालेंगे? ये बहुत सिंपल है सर। सबसे पहले फंड बोरो आपने कितना किया है, इसमें से माइनस कर दो क्लोजिंग, मतलब मल्टीप्लाई आपको करना है क्लोजिंग रेट माइनस ओपनिंग रेट। मतलब आपने फंड बोरो किया था 10,000, ठीक है, आपका क्लोजिंग रेट था शायद 85 था ना आपका, हाँ क्लोजिंग रेट आपका था सर, आपका सर 85 था, माइनस ओपनिंग रेट आपका 80 था। तो सर आपको $5 का आपका नुकसान हुआ है, यानी कि आपका सर 50,000 का आपका एक्सचेंज लॉस आपका हुआ है सर, 50,000 रुपए का। तो सर आप क्या ये पूरा कैपिटलाइज कर दोगे? नहीं, मैक्सिमम कैपिटलाइज जो हो सकता है वो 29,500 नोशनल सेविंग तक ही हो सकता है। तो सर बाकी का क्या करेंगे? बाकी का सर आप जो है बोलोगे पीएनएल में जाएगा, मतलब इसका दो पार्ट बनेगा। एक पार्ट बनेगा 29,500, डेट विल बी कैपिटलाइज्ड। सर बाकी का माइनस कर लो, कितना बचा सर? बाकी का आपका बचता है 20,500। सर 20,500 क्या करेंगे हम लोग बच्चों? 20,500 विल बी चार्ज्ड टू पीएनएल अकाउंट। सर दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। सर मैक्सिमम लॉस कितना कैपिटलाइज कर सकते हो आप उतना ही, मतलब आपको फंड इंडिया से ना बोरो करके, जो आपने बाहर से बोरो करके आपने जो तीर मारा है उससे जितना आपको सेविंग हुआ आप उतना कैपिटलाइज कर लो। तो सर हम केवल इतना आप जो है लॉस दिखा सकते हो। सर कोई क्यों चाहेगा लॉस ज्यादा दिखाना है यार? एक्सपेंस ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा, प्रॉफिट कम, टैक्स कम। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने इसको नोट नहीं किया आप एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, सिंपल था, ज्यादा कुछ इसमें कुछ था नहीं। सॉरी 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 सॉरी। बच्चों होल्ड कर लो, ठीक है। चलो अब आते हैं ये दूसरा कॉन्सेप्ट, मतलब उसी का छोटा सा एक और उसी का पॉइंट है। सर आपने फंड बोरो किया, कहाँ से? आपने फंड बोरो किया अमेरिका से, $10,000 80 की रेट से। 31 मार्च को 85 हो गया। सर अगले साल क्या हुआ? अगले साल किस्मत खुल गई। सर 85 से वो 90 नहीं हुआ, सर 85 से ये 82 हो गया। तो सर हमारा तो गेन हो गया। अब हम रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ से रिकॉर्ड कर? अब अरे यार सीधा 80 से नहीं रिकॉर्ड करेंगे ना, क्योंकि अब तो 85 पे आ गए हैं हम लोग। यस 11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट यार। अब तो 85 पे हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हमारी गिर गई, अब हमारी 83 हो गई। तो सर आपको तो गेन हो गया, तो आप जो रिवर्स करोगे, मतलब एक्सचेंज लॉस नहीं हुआ, आपको एक्सचेंज गेन हो गया। अगर आपको फ्यूचर में जाके एक्सचेंज गेन हो जाता है, मतलब जो अभी आपने रिकॉर्ड किया है उससे आगे जाके आपको क्या हुआ, मतलब यार समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब मैं सिंपल सा एक चीज कह रहा हूँ और तुम जो है समझ नहीं रहे हो ना, तो मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी 80 थी, यहाँ से चली आपकी 85 हो गई 31 मार्च को, यहाँ से अब आपकी 83 हो गई। तो सर यहाँ पे आपका गेन हुआ ना $2, दो दो इंडियन करेंसी का, दो का ये फर्क है ना। तो सर इससे जो आपको गेन हुआ, तो आप जो आपने जो यहाँ कैपिटलाइज किया हुआ है, आप उसको क्या करोगे? उसको आप खदेड़ोगे, कितना कैपिटलाइज किया था उतना आप जो है रिवर्स करोगे। सर एज ए एग्जाम्पल, हमने हमने जो कैपिटलाइज किया था वो 50,000 किया था, हमारा गेन 30,000 हो गया। तो सर हम पूरा कर लेंगे। अगर आपका 50,000 कैपिटलाइज किया था आपने, आपका गेन हुआ 30,000 का एज एग्जाम्पल, तो आप पूरा कैपिटलाइज कर सकते हो। सर यस, पूरा कैपिटलाइज कर सकते हो। सर आपका अगर 60,000 गेन हो गया, तो क्या मतलब कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो, कैपिटलाइज जो आपने किया है पूरा रिवर्स करोगे, रिवर्स ऑल।
सर आपका 60,000 का गेन हो गया, तो सर आपका अगर 60,000 का गेन हो गया तो कितना आप जो कैपिटलाइज करोगे बच्चों, जितना आपने रिवर्स, जितना आपने कैपिटलाइज किया है उतना ही मैक्सिमम रिवर्स करोगे, तो 50,000 जो है आप रिवर्स करोगे, और जो है 10,000 रुपए आप कहाँ डालोगे, पीएनएल में डालोगे एज ए गेन। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, अगर आपकी सब्सिक्वेंट गेन होती है तो, या लॉस होता है आगे जाके, तो उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है बच्चों। इसका तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। हम्म, देखो कुछ तो गड़बड़ है दया, दया कुछ तो गड़बड़ है मेरे इसमें। क्या गड़बड़ है मैं क्या बताऊं, चलो आ जाओ। देखो लिखा है कि सर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन अंडर एक्सचेंज डिफरेंसेस, अगर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना है आगे आगे साल में, तो एक्सचेंज गेन कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग असेट्स ओनली इफ द कंपनी हैज कैपिटलाइज द एक्सचेंज लॉस इन प्रीवियस ईयर। अगर आपने पहले कैपिटलाइज किया हुआ है तो ही आप उसको रिवर्स कर सकते हो, मतलब माइनस कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि पहले आपने जोड़ दिया, एक्सचेंज लॉस आप जोड़ देते हो, तो आप उसको घटा दोगे। Exchange gain can be reversed up to the amount of previous capitalized as exchange loss। पहले जितना आपने कैपिटलाइज किया है उतना ही ना रिवर्स करोगे भाई, कि एसेट्स की वैल्यू को जीरो कर दोगे माइनस कर करके। नहीं ना, जितना उसका इफेक्ट उतना ही आप कम करोगे, बाकी आपका पीनल मिल जाएगा। तो सर जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री गेन के समय फॉरेन करेंसी लोन, देखो फॉरेन करेंसी लोन आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि लोन का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो रहा है। लोन का बैलेंस अगर सर हमको कम करना है तो उसको डेबिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि लोन तो क्रेडिट होता है। तो डेबिट कर दिया और हमने एक्सचेंज गेन हो गया, अभी एक्सचेंज गेन को लेजर क्लोज करना है तो एक्सचेंज गेन डेबिट कर लिया। टू क्वालिफाइंग असेट्स की वैल्यू हमेशा डेबिट होती है, अगर उसको कम करना है तो आप उसको टू में क्रेडिट में आपको डालना पड़ेगा, बस सिंपल। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एक इसी में प्रीवियस एग्जांपल को लेते हुए। ठीक है, अभी देखो मैं एक शॉर्टकट मारूंगा, तुम लोग कहोगे वाह सर, वाह आप जो है क्या बात कर दिए। कॉपी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ चला गया ये। अरे क्या यार भाई, ये क्या करता है तू, आ जाओ। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। सर इससे अच्छा ना आप लिख लेते। ये बहुत लैग कर रहा है यार, कुछ सॉफ्टवेयर वाले को मुझे लग रहा है दिखाना होगा, है ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है। यार ये, एक सेकंड यार बच्चों।
अब है ना लाइन पे? होता है होता है होता है। ठीक है, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 31 मार्च 2023 को आपको एक्सचेंज रेट हो गया 82। सर और गिरता ही गया। 31 मार्च 2024 को सर ये हो गया 78। 78 रुपीज पर डॉलर। रुपीज पर डॉलर। तो सर कैलकुलेट एक्सचेंज टू बी कैपिटलाइज एंड टू बी चार्ज सर टू बी चार्ज टू P&L अकाउंट एंड recognize subsequent changes as on 31 मार्च 2023 एंड 2024। तो सर वो वाला तो आंसर तो सर पहले ही रहेगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली कहूँ कि मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें कैलकुलेट करना है कि सर 2023 और 2024 को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ठीक है सर। मैं अगर इसको देखूं तो आ जाओ। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं, उसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हुए अगर मैं करूं सॉल्यूशन, तो सबसे पहले एक्सचेंज लॉस प्रीवियसली, या एक सेकंड अभी आप रुक जाओ, अभी लिखो नहीं। कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज गेन और लॉस जो भी एज ऑन 31 मार्च 2023 आपको सर कितना हो गया। तो सर आपकी जो फंड थी वो आपकी $10,000 थी। ठीक है। मल्टीप्लाई बाई आपका रेट एज ऑन 31 मार्च 2023 कितना हो गया सर, 82 हो गया। और आपने सर कितना रिकॉर्ड किया है प्रीवियस, आपने 85 पे रिकॉर्ड किया है। तो सर 3 रुपए का आपको गेन हुआ है, तो यानी सर आपको 30,000 रुपए का आपको ये क्या हुआ है सर, गेन हुआ है। तो सर आप जो है पुराना आप कितना जो है आपने कैपिटलाइज किया था। सर हमने कैपिटलाइज मैक्सिमम किया था 29,500 रुपये। तो सर इसका दो पार्ट होगा। सर 29,500 आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम कॉस्ट ऑफ असेट्स। और बाकी 500 रुपए आप पूरा P&L में ट्रांसफर कर दोगे। सर एक जनरल एंट्री भी कर देते ना तो बड़ा अच्छा लगता हमको। ठीक है सर, पहली जनरल एंट्री, सर पहली जो जनरल एंट्री होगी सर आपकी फॉरेन बोरोइंग कम हो जाएगी। प्रैक्टिकल फॉरेन बोरोइंग कम हो गई आपकी जो है, आपको फायदा हो गया। तो फॉरेन बोरोइंग डेबिट टू एक्सचेंज गेन कितने से सर आपकी हुई है, 30,000 रुपए से फायदा हो गया सर। दूसरी एंट्री सर होगी इस लेजर को क्लोज करने की, तो सर एक्सचेंज गेन डेबिट टू क्वालिफाइंग एसेट्स टू P&L अकाउंट। सर एक्सचेंज गेन तो 30,000 रुपए का था, तो 30,000 से ही बंद करना होगा। क्वालिफाइंग एसेट्स में आप डालोगे 29,500, बाकी आप 500 P&L में। खत्म। सर क्या क्या आप मूवी बनाते हो। चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घबराने का नहीं, सब सब हम लोग करेगा। आज थोड़ा लैग कर रहा है यार, कल ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो ये हो गया सर कैलकुलेशन 31 मार्च 2023 का ये हो गया सर। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं
ठीक है। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज गेन या लॉस एज ऑन 31 मार्च 2024। सर इस दिन क्या होगा? सर आपने कितना फंड बोरो किया है एक्सचेंज लोन के लिए? आपने सर 10,000 ही फंड बोरो किया है। और आपको अब कितनी हो गई है सर? एज ऑन 31 मार्च को क्लोजिंग रेट कितना हो गया था? 78। और आपने अर्लियर कितना रिकॉर्ड किया है? 82 पे। इससे पहले आपने 82 पे रिकॉर्ड किया सर। तो सर 78 माइनस 82, तो सर आपको अगेन 4 रुपए का आपको गेन हो गया। यानी सर आपको कितने का गेन हो गया? 40,000 का आपका गेन हो गया सर। सर ये इसका अगर मैं फॉर्मूला भी आपको लिखवा दूं तो आपका फंड बोरोड मल्टीप्लाई बाई क्लोजिंग रेट मल्टी माइनस ओपनिंग रेट, सिंपल। तो ये गेन हो गया। सर आपने 29,500 आपने कितना रिकॉर्ड किया था? कितना आपने पहले कैपिटलाइज किया था? सर 29,500। ये तो पूरा आपने रिवर्स कर दिया ना, तो अब आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। यानी अब आपके पास कोई बैलेंस नहीं बचा है रिवर्सल के लिए। पूरा जितना आपने अर्लियर कैपिटलाइज किया था पूरा आपने रिवर्स कर दिया। तो ये 40,000 पूरा गेन विल बी ट्रांसफर विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। सर एंट्री करा देते। आओ बच्चों करा देता हूँ। सर फॉरेन बोरोइंग जनरल एंट्री जो होगी सर इसकी, फॉरेन बोरोइंग डेबिट, क्योंकि सर फायदा तो हुआ है तो फॉरेन बोरोइंग तो कम होगी, टू एक्सचेंज गेन। सर कितने से? सर आपकी 40,000 रुपए से। अब इस लेजर को खोले हो तो आप इसको बंद भी करना होगा। तो सर एक्सचेंज गेन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। सर हम डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं, इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं। इसको इसको क्या काट सकते हैं? कर सकते हो। डायरेक्ट ये एंट्री कर दो और ये एंट्री कर दो। अच्छा दिखने के लिए कुछ भी कर सकते हो आप। तो बताओ अभी आपको समझ में आया? हम्म। सर ऐसा भी हो सकता है क्या आगे जाके फिर बढ़ जाए? बढ़ जाए यार, अपन फिर कैपिटलाइज करेंगे। अपने को क्या है, अपने को कैपिटलाइज करना है बस। क्वेश्चन करना है क्या? क्वेश्चन करना है? चलो अच्छा क्वेश्चन करा तो। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, आ जाओ। हम्म, एक क्वेश्चन है भी, इलिस्ट्रेशन है आपका स्टडी मटेरियल का। अरे आपको मैं दिखाऊंगा ना सर कहोगे अरे सर इतना इजी क्वेश्चन आता है? सर हाँ बिल्कुल आता है बच्चों, ऐसे हल्के में नहीं लेना है। देखो आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आ जाओ। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ घबराने वाली बात नहीं है। ये देखो, एक्सचेंज लॉस पे क्वेश्चन है। An entity can borrow fund in its functional currency at the rate 12%। मतलब भारत में फंक्शनल करेंसी मतलब जिस करेंसी वो काम कर रही है, तो एज एग्जांपल हम लोग इंडिया मान रहे हैं, तो 12% वो फंड बोरो कर सकती है। इट बोरो $1,000 एट 4% एज ऑन 1 अप्रैल, वेन $1 खरीदने के लिए आपको 40 रुपए देने पड़ते थे 2001 में भाई। मतलब आपने यहाँ से ना बोरो करके आपने 4% पे बोरो किया, आपने कितना परसेंट का फायदा किया? आपने 6% का फायदा किया है, लेकिन रेट का भी फर्क है। ठीक है। द इक्विवेलेंट अमाउंट, ओ माय गॉड, द इक्विवेलेंट अमाउंट इन फंक्शनल करेंसी इज 40,000। मतलब जो आपने बोरो किया है भाई, 1,000 मल्टीप्लाई बाई 40, 40,000 रुपया ही तो बोरो किया है आपने इंडियन करेंसी में, 40,000। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 मार्च, मतलब आपको लास्ट में 6 6 महीने पर नहीं, लास्ट में पे करना है। ऑन 31 मार्च 2002, एक्सचेंज रेट $1 लेने के लिए आपको 50, मतलब मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि 50 रुपया है तो 50 रुपया देना पड़ता है। भैया शुरू में आपको 40 रुपया था, अब आपको इंटरेस्ट पे करते समय 50 रुपया, मतलब आपको सर कितने का नुकसान हो गया? सर आपको 10 रुपए का आपको सीधा नुकसान हो गया। कितने डॉलर पे? सर आपको $1,000 पे 10 रुपए का नुकसान हो गया। यानी सर आपको कितने का? आपको सर 10,000 रुपया का आपका एक्सचेंज लॉस हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2002 को। ठीक है सर, हमें मालूम है। फिर आगे,
द लोन इज नॉट ड्यू फॉर रीपेमेंट, रीपेमेंट अभी नहीं करना है। द एक्सचेंज लॉज इन दिस केस 10,000 रुपीज। अबे हम लोग को क्या बता रहे हैं, हम लोग को तो मालूम है यार कि इतना आपका एक्सचेंज लॉस हुआ है। तो अब अपने को क्या करना है, अब उसका कैपिटलाइजेशन करना है। तो देखो सिंपल है, वो वहां से जो बोरो किया है उसने, वहां से जो बोरो किया, अपने को क्या निकलना होता है, हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, सबसे सबसे कैलकुलेशन ऑफ नोशनल सेविंग, कि सर आपने वहां से कितना झंडे गाड़ लिया। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, इसमें सबसे पहले आपको निकालना रहता है बोरोइंग कॉस्ट इन इंडियन करेंसी एट 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 बताओ, एट बैलेंस शीट डेट, अज्यूमिंग फंड बोरोड लोकली। मतलब अगर आपने भारत से बोरो किया होता तो आपको कितना जो है बोरोइंग कॉस्ट पड़ता। इसमें से माइनस क्या होता है सर, माइनस हो जाता है एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इन इंडियन करेंसी एट बैलेंस शीट डेट। तो सर देखो ये कैसे निकालोगे आप, सर आप जो है 10,000 मतलब $1,000 आप यहाँ अगर बोरो करते तो आपको कितना पैसा मिल गया होता, सर आपको 40 की रेट से मिल गया होता, और आपको उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना पड़ता, 12% देना पड़ता। तो सर ये आपका कितना हो गया, 1,000 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 12%। तो सर ये आपका आ गया 4,800। वहां से बोरो किए हो तो आपको कितना पड़ रहा है, सर वो देख लेते हैं सर। वहां से बोरो किए हो आपने $1,000 बोरो किया है, लेकिन अब जो पे 12 कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4% दोगे तो जरूर, लेकिन देते समय आपकी जो रेट लगेगी सर वो 50 लगेगी। मतलब 50 रुपीज दोगे तो आपको $1 मिलेगा। तो सर 1,000 मल्टीप्लाई बाई 4% मल्टीप्लाई बाई 50, तो सर $2,000। सर आपने कितने का तीर मार लिया, सर आपने 2,800 रुपए का नोशनल सेविंग हो गया। सर ये जो है ये अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज़्यादा आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। सर एक्सचेंज लॉस कितना हुआ है सर, सर कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज लॉस, सर अब वो भी बता दो ना कैसे निकालते हैं। अरे यार क्यों मुझे करा रहे हो, वो तो एकदम सिंपल है। अगर आपको निकालना है सर कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज लॉस, तो सर आप क्या करते हो, आप जो फंड बोरो, आपने फंड कितना बोरो किया है इन फॉरेन करेंसी, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई बाई व्हाट, मल्टीप्लाई बाई क्लोजिंग रेट माइनस ओपनिंग रेट। फंड बोरो आपने किया है 1,000 मल्टीप्लाई बाई क्लोजिंग रेट है 50 माइनस ओपनिंग रेट है 40। तो अब कितना हो गया सर, 10,000 इंडियन करेंसी, 10,000 इंडियन करेंसी का आपका लॉस हुआ है। तो सर अब मैक्सिमम कितना आप जो है कैपिटलाइज कर सकते हो, मैक्सिमम 2,800, यानी कि इसका 2,800 जो है आप कैपिटलाइज करोगे, और बाकी का पैसा यानी आपका कितना 7,200 रुपये आपको पीएनएल में जाएगा लॉस। चलो आ जाओ, देखो क्या लिखा है, एंटिटी विल ट्रीट, देखो इसमें कितना निकाला है इसने, टोटल बोरोइंग कॉस्ट, टोटल एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट 4,800, मतलब जो आपको जो है मैक्सिमम 2,800 ये, और साथ में 2,000 रुपये ये, क्योंकि एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट तो 2,000 रुपये है ही, साथ में 2,800 वो भी कैपिटलाइज कर लोगे, तो यानी ये दोनों अमाउंट आप कैपिटलाइज कर दोगे, मतलब नोशनल सेविंग से ये 2,800 ही बस होगा, बाकी आपका पीनल में जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ आगे। ये पूछ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 2,000 क्यों हो रहा है सर। अरे यार तुमने फंड बोरो किया है फॉर परचेज ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, तो जो उसकी एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट है वो तो कैपिटलाइज होगी ही ना, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, वो तो होनी ही है। यहाँ पे बात हो रही है जो एक्सचेंज लॉस हुआ है, क्या वो पूरा कैपिटलाइज होगा, तो सर पूरा नहीं होगा, 2,800 होगा। तो टोटल कितना कैपिटलाइजेशन होगा, तो सर टोटल 2,000, ये जो आपकी बोरोइंग कॉस्ट है, प्लस 2,800 ये जो आपका एक्सचेंज लॉस है, यानी पूरा आपका 4,800 आपका कैपिटलाइज होगा। चलो आ जाओ, अब आ जाओ रिवर्सल वाला भी देख लेते हैं। अब देखो क्या हुआ है, आगे पढ़ लो, ये सॉल्व पूरा दिया हुआ है यार, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप अपने प्रैक्टिकल में इलिस्ट्रेशन के देखो मैं क्या करता था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इतनी जगह क्यों दी हुई है, मैंने ये जो इतनी जगह दी हुई है,
या तो आप इसमें सॉल्व करो, या तो आप इसमें क्या करो ना, यहाँ पे आप पेज नंबर लिखा करो। आप एक अपनी एक कॉपी एफआर की बनाई होगे, आपने सॉल्यूशन बुक एक अलग बनाओ अपनी, जहाँ पे मैं अपनी जो भी सॉल्यूशन कराऊंगा, आप अपने बुक में, जैसे ये एग्जाम्पल है, आप अपने बुक पे क्या करना, आपने सीरियल नंबर आपको हर पन्ने पे डालते रहना। और पन्ने नंबर यहाँ पे जैसे इसका जो अगर आपको कुछ सॉल्यूशन नोट करना है, तो इसका आप, अगर आपका दूसरा या आपको 22 पेज है, तो यहाँ पे आप 22 लिख दो। जैसे ही आप पे क्वेश्चन खोलोगे, आप तुरंत 22 पेज खोलोगे, तो उसमें आपका इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलो। अब देखो इसमें क्या है, इफ द एक्सचेंज रेट, इफ द एक्सचेंज रेट 31 मार्च 2002 रुपीज 41, मतलब जो है 31 मार्च 2002 को, अभी कहाँ था, हम लोग थे कि 31 मार्च 2002 को कितना था सर, हमारा था 50। अब कितना ये बोल रहा है कि सर आपका जो है 41 होता है, तो आप कितना कैपिटलाइज करोगे, तो कोई बात नहीं है सर, आपको एक्सचेंज लॉस कितना होगा, आपका एक्सचेंज लॉस बस $1 का, ₹1 का होगा। वहां पे पहले एक्सचेंज लॉस कितना था, मतलब जो हम लोग कर रहे थे, वो हम लोग कर रहे थे 1000, है ना। आप कर रहे थे 50 - 40 कर रहे थे क्लोजिंग, लेकिन अब 41 - 40 हो जाएगा, तो सर आपको बस 1000 आएगा। 1000 का गेन हुआ सर, आपको 1000 का लॉस हुआ सर, आपको, सर आपको 1000 का लॉस हुआ है। हाँ सर, 1000 का लॉस हुआ है। और हमारा जो है नोशनल सेविंग कितना है, 2800 है। तो मैक्सिमम कितना, मतलब मैक्सिमम आप 2800 तक कर सकते हो। लेकिन यार जितना एक्सचेंज लॉस है उतना ही कैपिटलाइज करोगे ना, कि पूरा 2800 कर दोगे, नहीं। तो यानी 1000 सीधा आप क्या कर दोगे, कैपिटलाइज कर दोगे, क्योंकि 2800 अभी बहुत जगह है। तो यानी 2000 एक्चुअल प्लस 1000 ये, कुछ मैंने गड़बड़ किया क्या, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ हिल गया क्या। अच्छा ये यार, ये यहाँ पे ये भी तो बदलेगा ना, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ये जो 50 है ये भी तो चेंज हो जाएगा, मतलब ये आपका 4800 ही रहेगा, क्योंकि ये तो 40 शुरुआत का दे रहे हैं। और फिर यहाँ पे जो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 4% मल्टीप्लाई बाई 41, तो ये कितना हो जाएगा, 41,000 मल्टीप्लाई बाई 4%, 1640, 3160। तो मैक्सिमम ये सर, मैक्सिमम कितना तक है, मैक्सिमम 3160 तक है, तो 1640 ये और 1000 ये। तो जो मैंने 2000 लिख दिया है बच्चों यहाँ पे, ये 2000 नहीं होगा, ये 1640 होगा। ठीक है, अभी मेरे सामने सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया ना, इस केस में ये चेंज हो जा रहा है ना, यहाँ पे ये 50 हो जा रहा है और यहाँ पे 41 हो जा रहा है, इसलिए ऐसा है। तो अब आ गए हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल पे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग किसी की भी आवाज सुन नहीं सकते हैं, बाकी लोग जो भी बोले। चलो आ जाओ, समझ में आ रहा है ना तुम्हें, ऐसा नहीं कि मैं बस भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ क्या, रुक जाऊँ, चलो रुक जाता हूँ। कुछ क्वेश्चन आ रहे क्या दिमाग में, बोलो, मैं सॉल्व करूंगा ना यार। सर, आप जो एक्सचेंज लॉस निकाल रहे हो, वो आप टोटल फंड पे क्यों निकाल रहे हो, अरे मेरे भाई, आपने AS11 पढ़ा होगा, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। आपकी एक मॉनेटरी एसेट्स होती है, एक नॉन मॉनेटरी एसेट्स होती है, आप उसका जो रिवैल्यूएशन करते हो कि आपकी जो, आपका लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। अच्छा, आपको याद है मॉनेटरी एसेट्स या नॉन मॉनेटरी एसेट्स क्या होते हैं, पता नहीं, शायद याद है आपको, बहुत सारे लोगों को याद होगा। तो मॉनेटरी एसेट्स वो होते हैं जो, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, नॉन मॉनेटरी एसेट जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो नॉन मॉनेटरी एसेट जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये कितने में बिकेगा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन मॉनेटरी एसेट जैसे राम को मतलब जैसे जॉन को आपको इतना डॉलर देना है, तो वो तो कंफर्म इतना डॉलर देना ही देना है, तो वो मॉनेटरी एसेट ऐसे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो हम लोग को हर एट द एंड ऑफ एवरी ईयर अपने को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है कि जो आपकी फॉरेन बोरोइंग है या फॉरेन करेंसी में जो अगर ब्रांच है या कुछ है, ईफो नीफो ब्रांच याद होगा आपको, तो आपका कन्वर्ट करना पड़ता है और उसको आपको एक्सचेंज गेन या लॉस निकालना पड़ता है। तो उस एक्सचेंज गेन या लॉस का आप क्या कैलकुलेट करोगे, वही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सिंपल। अब आते हैं उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए।
अब देखो क्या हुआ, अब हम लोग आगे आ गए मतलब आप आ गए 2003, मतलब सर एक साल आगे आ गया और यहाँ 48 आ गया सर। मतलब कौन से वाले एग्जाम्पल पे आप कर रहे हो? यानी आप जो है ये आप कहाँ से आए थे भाई? आपने वो 50 वाले से, मतलब ये यहाँ से नहीं, देखो यहाँ पे 50 लिया हुआ है इसने। तो आप 50 वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा है ये। ठीक है, मैं अगर बात करूँ तो सर ये एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा है, इसने जो ऊपर सॉल्व किया हुआ है ये उस एग्जाम्पल को रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो यानी जो आपकी रेट थी ओपनिंग में, क्या रेट थी, मैं यहाँ रेट लिख दे रहा हूँ आपको ना, ये समझने में आसानी होगा। ओपनिंग आपकी जो रेट थी वो आपकी 40 थी, क्लोजिंग जो रेट थी वो आपकी 50 थी। अब क्या हुआ, अब अगले साल ये 48 हो गया, मतलब ये 50 से चल के सर ये आपका गेन हो गया सर। 50 से चल के ये आपका हो गया सर, कितना हो गया सर, ये आपका 48 हो गया। यानी सर आपकी गेन कितनी हो गई? सर आपकी जो गेन हो गई, आपकी जो गेन हो गई सर 50 - 48, आपकी $2 की गेन हो गई ऑन $1000, 2 रुपए की, यानी कि 2000 रुपए की आपकी गेन हो गई। तो सर 2000 की गेन हो गई, आप क्या पूरा रिवर्स करोगे? आ जाओ बच्चों, मैंने कितना बताया था, आपने कितना कैपिटलाइज किया था? आपने जो कैपिटलाइज किया था वो 2800 कैपिटलाइज किया था। आपने अब आपको जो रिड्यूस करना है, आपको रिवर्स करना है 2000। तो सर आप आपके आपने ज्यादा कैपिटलाइज किया हुआ है तो 2000 आप पूरा रिवर्स कर सकते हो, यानी आप जो है इस कॉस्ट ऑफ द असेट्स से आप लेस कर लोगे। देखो, देयर इज एन एक्सचेंज गेन। आज थोड़ा बर्दाश्त कर लो यार बच्चों, कल ऐसा तो नहीं होना है। ठीक है चलो, देयर विल बी एक्सचेंज गेन इन द बोरोइंग कॉस्ट, देयर इज अ एक्सचेंज गेन ऑफ 2000, देयर विल एडजस्टेड इन बोरोइंग कॉस्ट, देयर इज अनरियलाइज्ड एक्सचेंज लॉस एंड एडजस्टेड इज लेस देन द एक्सचेंज लॉस ऑफ ₹2800। मतलब पहले जो आपने 2800 किया था वो उससे कम ही है, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो। ठीक है। हम्म। अब आ जाओ 2003 में, अगर मान के चलते हैं हम बच्चों कि 44 हो गया, मतलब ये मान के चल रहा था कितना, ये इसने यहाँ पे कितना था, यहाँ इसने 48 माना था, अब ये मान रहा है कि सर अगर 44 हो जाता है तो हम क्या करते हैं। मतलब आपकी जो ओपनिंग थी वो आपकी ओपनिंग थी 40, क्लोजिंग थी आपकी 50। अब आपको जो तीस एक अगले साल जो है वो 44 हो गया। मतलब आपको $1000 पे आपका 50 - 44 आपको 6 रुपए का, यानी कि आपको 6000 का फायदा हो गया सर। तो जब 6000 का फायदा तो हुआ, तो आप क्या पूरा इसको असेट से माइनस कर लोगे, पूरा रिवर्स कर लोगे? सर नहीं, आपने मैक्सिमम कितना, 2800 रुपया क्वालिफाइंग असेट से रिड्यूस करोगे, और बाकी यानी 6000 में से माइनस कर लो 2800 रुपये, तो आपका 3200 रुपये, 3200 रुपये आप जो है पीएनएल में क्रेडिट कर दोगे, मतलब प्रॉफिट की तरह दिखा दोगे। तो देखो बोरोइंग कॉस्ट, देखो देयर विल बी एडजस्टेड इन बोरोइंग कॉस्ट, देयर विल एडजस्टेड इन बोरोइंग कॉस्ट अप टू ₹2800, केवल 2800 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, देखो ये बहुत अच्छा है, ये वाला हम लोग देख लेते हैं। ये पार्ट ऑफ द लोन अगर रीपे हो जाता है तो ये बहुत अच्छा है। तो अगर 2003 में मतलब सेम है, अगर मैं इसको कराऊं, देखो सब चीज़ हुआ हुआ है। अगर यहाँ पे ओपनिंग में मान के चल रहा हूँ सर, सर ओपनिंग मान के चल रहा हूँ मैं, कहाँ पे कराऊँ मैं, यहीं पे करा देता हूँ। अगर ये ओपनिंग में मान के चल रहा हूँ, ये करने की ज़रूरत नहीं है वैसे आपको बच्चों, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन है ही ना। ओपनिंग सर 40, क्लोजिंग 50। अब जो तीन को क्या हो गया सर, 44 हो गया, बट हाफ जो है आपने यहाँ पे पार्ट ऑफ द लोन इज रीपेड, तो आपने आधा पे कर दिया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप देखो कैसे करोगे, आपको प्रोपोर्शनेट निकालना होगा। मतलब ये जो 2800 आपने, ये जो 2800, देखो मैं एक बार पूरा पढ़ लेता हूँ कि क्या लिखा है। द एक्सचेंज रेट ऑफ 31 मार्च इज 50। ठीक है, और आपने कितना, आधा नहीं, आपने 600, आपने सर आपने 600 ऑफ द बोरोइंग वाज पेड ऑन 31 मार्च, 600 बोरोइंग आपने 2002 को ही पे कर दिया।
अच्छा, यानी आपने जो एक्सचेंज गेन आपको अब देखना होगा वो 400 का ही देखना होगा। 400 बोरोइंग आर स्टिल नॉट ड्यू फॉर पेमेंट, दिस विल रिकॉग्नाइज अ बोरोइंग। तो देखो, तो जो आपने 2800 रिकॉर्ड किया है सर, ये 2800 ये तो पूरा सर 1000 पे है। आपको देखना है 400 का कितना है सर। 2800 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 400, तो सर 1120 सर 1120 जो है आपका कैपिटलाइजेशन अर्लियर ऑन 600, सॉरी ऑन $400। अब जो है सर आपको गेन कैसे निकलेगा, अब आप गेन कितना हुआ है अब आप वो भी निकाल लो, अभी सब मैं कराऊंगा, अभी आप समझो। गेन कैसे निकलेगा सर, जो आपका गेन हुआ है, जो आपका गेन हुआ है वो कितना हुआ है सर, वो तो सर आपको 400 पे ही होगा। 400 पे हुआ है, मल्टीप्लाई बाई कितना आपका हुआ है सर, आपका 44 है। अर्लियर कितना था सर आपका 50 था, तो 50 माइनस 44 आपको 6 का गेन हुआ, यानी 400 मल्टीप्लाई बाई 6 आपको कितना हुआ 2400 का गेन हो गया। सर 2400 का गेन हुआ है, बिल्कुल। तो अब आप कितना रिवर्स करोगे सर, 1120 जो आपका 400 पे है, इतना ही सर आप रिवर्स करेंगे सर। बाकी सर यानी आपका 2400 माइनस 1120, ये आप 1280 सर। देखो 1280, सही बोला ना मैं, हाँ बिल्कुल सही बोला सर। आप ये है पीनल में डालोगे एज प्रॉफिट। सर आपने ये क्या करा दिया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे मेरे बच्चों, ये जो 2800 आपने लिखा हुआ है, ये जो 2800 आपने लिखा हुआ था बच्चों, ये आपका कितने डॉलर पे था, ये तो आपका सर पूरा $1000 पे था ना। तो आप उतने डॉलर का नहीं देख रहे हो, अब आपने आधा पे कर दिया, मतलब $600 तो पे कर दिया। अब आप जो गेन निकाल रहे हो, आपने गेन कितने पे निकाला, आपने गेन निकाला है सर $400 पे। तो आपको जो ये कैपिटलाइजेशन जो आपको कैपिटलाइज चाहिए भी अर्लियर उतने उतने डॉलर के बराबर, तो आप निकालोगे ना कि ये $1000 के बराबर है, तो $400 के बराबर कितना हुआ, 2800 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 400, तो 1120, तो 1120 आ गया। तो इतना ही आप रिवर्स कर सकते हो, बाकी आप पीनल में डालोगे, प्रोपोर्शनेट करके आपको देखना होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या, मुझे जहां तक लगता है आपको जरूर समझ में आएगा। कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है ये। एक्सचेंज लॉस तो बहुत ही आसान है, आपको इसमें कुछ ये पूरा ऐसे ही आसान है। आओ आपको ना कुछ मैं क्वालिफाइंग एसेट्स या कौन कौन सी एसेट्स क्वालिफाइंग एसेट्स है ये भी आपको कराई देता हूँ इसी। सर क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं सर, विच गेट इट रेडी फॉर यूज एज इंटेंडेड विद सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले, मतलब एटलीस्ट 12 मंथ तो ले, तो वो क्वालिफाइंग एसेट्स होती है। ठीक है, आ जाओ सर। ये आपको समझ में आया ना, ये बहुत सिंपल है, आपको मुझे जहां तक लगता है आपको समझ में आया होगा। देखो आ जाओ सर, देखो इसमें क्या बोल रहा है, क्वालिफाइंग एसेट्स की डेफिनेशन अगर हम लोग समझना चाहते हैं कि सर क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होती है, तो आ जाओ मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है सर, क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होती है, तो देखो, अ कंपनी अ कंपनी डील इन द प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। राम राम भाई। तो डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही ये बनाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं। प्रिपेयर एंड सेल वेरियस मिल्क प्रोडक्ट, मतलब दूध से बने हुए पदार्थ ये जो है बनाते हैं और उसको बेचते हैं, लाइक घी, बटर, मक्खन, चीज चीज यानी कि पनीर बेचते हैं। द कंपनी बोरो फंड फ्रॉम बैंक फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो क्या करते हैं, बैंक से बोरो कर रही है। चीज टेक सब्सटेंशियल लॉन्गर पीरियड टू गेट रेडी फॉर यूज। भाई ऐसा है, आपको पता है ना दूध से पनीर कैसे बनती है, दूध को जहाँ तक मुझे मालूम है तो उबाला जाता है या फिर उसको फाड़ा जाता है, फिर उसको छोड़ा जाता है, फिर वो पनीर बनता है। तो ये इतना समय होता है। तो इनको जो चीज बनाना है वो सब्सटेंशियल
सॉरी, ये बोल रहे हैं कि उसको लॉन्गर पीरियड ऑफ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है टू गेट रेडी फॉर यूज। यानी सर ये खुद चीख चीख के बोल रहा है जो चीज है वो आपकी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो सर ये क्वालिफाइंग एसेट्स होगी या नहीं होगी? सर बिल्कुल होंगी। लेकिन बच्चों, दूध और बटर के बारे में इसने कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो पूछ कह रहा है स्टेट वेदर बोरोइंग कॉस्ट इनकर टू फाइनेंस द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री चीज दैट हैव अ लॉन्गर प्रोडक्शन पीरियड कैन बी कैपिटलाइज। ऑफ कोर्स यस, चीज के बारे में पूछा है, बिल्कुल कैपिटलाइज होगी। लेकिन और किसी एसेट्स का कैपिटलाइज आप नहीं करोगे। देखो, लेकिन एक चीज और था बच्चों, एक इन्वेंट्री पे मैंने आपको बताया था, एक मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। इन्वेंट्री तभी आपकी क्वालिफाइंग एसेट्स होती है, इन्वेंट्री तभी आपकी जो क्वालिफाइंग एसेट्स होती है जब ये जब ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले, पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी टू यूज। ठीक है, पहला ये कंडीशन था। दूसरा क्या कंडीशन था? इट शुड नॉट प्रोड्यूस्ड, इट शुड नॉट यहाँ था, पहला क्या था इसमें? प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी एंड रेपिटेटिव बेसिस। मतलब पहला तो लार्ज क्वांटिटी में बनना नहीं चाहिए, और दूसरा लार्ज क्वांटिटी में बन रही है, ठीक है चलो मान लेंगे, लेकिन रेपिटेटिव बेसिस पे नहीं बनना चाहिए। तो अगर ये फुलफिल हो जाएगी तो आपका वो क्वालिफाइंग एसेट माना जाएगा। तो यहाँ पे तो पहले ही से बोल दिया सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन इसका दोनों कंडीशन हम ये मान रहे हैं कि अगर हम ऐसा क्वेश्चन में आंसर में लिखेंगे कि अगर ये ऐसा है कि सब्सटेंशियल मतलब वो लार्ज क्वांटिटी में नहीं बनती और रेपिटेटिव बेसिस पे नहीं बनती, तो भैया वो क्वालिफाइंग एसेट्स है। देखो, Ind AS 23 does not require the capitalization of borrowing costs for inventory that are manufactured in a large quantity on a repetitive basis। लिखा है ना इसमें, Ind AS 23 not require, Ind AS 23 not require capitalization of borrowing costs for inventory that are manufactured in large quantity on a repetitive। अगर repetitive basis बनती है तो वो आपका होगा, मतलब उसको कैपिटलाइज नहीं होगा। इंटरेस्ट कैपिटलाइज इज परमिटेड एज लॉन्ग एज प्रोडक्शन टाइम टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ एज विद चीज, मतलब चीज पे आप जो है कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं अगले। यार ये आज जो है बड़ा हमको दिक्कत कर रही है। अब देखो क्या लिखा है, अ कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कोई बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रही है। द असेट्स हैज बीन, सही इंटेंजिबल असेट्स, द असेट्स हैज बीन क्वालिफाइंग रिकॉग्निशन पर्पस। अच्छा, क्वालिफाइड मतलब रिकॉग्नाइज करेंगे। However, however, development of computer software will take substantial period of time to complete। अच्छा, substantial period of time लगेगा, ठीक है। Whether computer software can be termed as a qualifying assets? Yes, of course। अगर ये substantial period of time लग रहा है तो get it ready for use। सर सॉफ्टवेयर बनाने में, हाँ बच्चों को सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत समय लगता है, तो गेट तो उसको क्वालिफाइंग एसेट्स मानेंगे। वे दूसरा क्वेश्चन क्या, इसमें तो आंसर इसका यस हो जाएगा कि यस, अगर वो सब्सटेंशियल, देखो आप लिखोगे कि एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडिया 23 बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट्स इज दैट एसेट विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट इट रेडी फॉर यूज। ठीक है, इन द अबव क्वेश्चन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्स substantial period of time to get ready for you, then it can be termed as a qualifying assets। Conclusion, developing computer software is qualified as a consider as a qualifying asset। ठीक है, अभी आगे क्या बोल रहा है, whether management intention। सर एकदम मुझे परेशान कर दिया यार इसने। whether management intention should be considered for assessment of the qualifying assets। yes, मैनेजमेंट का इंटेंशन ही तो जरूरी है भाई, कि उस असेट्स को आपको कैसे यूज करना है। सर आप क्या बोल रहे हो, अरे बन गई अब यूज करो। नहीं बच्चों, कभी कभी ये होता है कि आपको एक ग्रुप का बनाना है, आप उसको इंडिविजुअली नहीं यूज करना चाहते हो, आप छोटी छोटी टीम बना के, छोटे छोटे चीज बना के आप एज अ होल यूज करना चाहते हो। तो भले ये रेडी फॉर यूज हो जाए, लेकिन आप जो है इसको ऐसे यूज करने के लिए नहीं बनाए थे, आप एज अ होल यूज करने के लिए बनाया था आपने। तो भैया ये मैनेजमेंट का इंटेंशन जो है वो मायने रखता है।
देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट इंटेंशन, sir, management intention should assess whether an asset at the date of acquisition is ready for its intended use or sale. The assets might be qualifying asset depending on how management intend to use it. मतलब मैनेजमेंट के थॉट्स पे डिपेंड करता है कि भैया वो कैसे उसको यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन एन एक्वायर्ड एसेट कैन ओनली बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद अ लार्जर ग्रुप ऑफ फिक्स्ड एसेट और वाज एक्वायर्ड स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वन स्पेसिफिक क्वालिफाइंग एसेट। मतलब कोई एसेट्स आपने खरीदा और वो उस समय रेडी टू यूज थी, लेकिन आप उसको उस लिए खरीदे ही नहीं थे। आपने उसको बोला था कि भैया मैं इसको उस एसेट्स के साथ ही यूज करूंगा, तो ठीक है, तो वो आपको क्वालिफाइंग एसेट्स माना जाएगा, क्योंकि आप उसको जैसा उसका रेडी टू यूज है, आपका इंटेंडेंट जो आपकी थॉट थी उस पर्पस के लिए आपका नहीं है वो, ठीक है, तो आपका वो माना जाएगा। चलो आ जाओ, मतलब आप समझे कि नहीं, तो इसीलिए इंटेंडेड वर्ड को मैंने उस समय भी बहुत ध्यान से पढ़ाया था। फिर आगे क्या है, अ टेलीकॉम कंपनी, सर क्या हो गया आपको, अ टेलीकॉम कंपनी हैज एक्वायर्ड 3G लाइसेंस, ठीक है, द लाइसेंस कुड बी सोल्ड और लाइसेंस टू थर्ड पार्टी। देखो इसने बोला, आपने कोई लाइसेंस, आपने क्या किया, आपने कोई लाइसेंस खरीद लिया और वो उसी समय रेडी टू सेल था, या आप किसी और को उसको लीज पे दे सकते थे। तो आपका इंटेंशन क्या था उसको खरीदते समय, देखो, मैनेजमेंट इंटेंड टू यूज इट टू ऑपरेट अ वायरलेस नेटवर्क। मतलब आप ये जो लाइसेंस लिए हो, आप इसको एक पूरा वायरलेस नेटवर्क की तरह यूज करना चाहते थे। डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क स्टार्ट व्हेन द लाइसेंस इज एक्वायर्ड। जैसे आपने लाइसेंस एक्वायर किया, आपने उसका डेवलपमेंट नेटवर्क का चालू कर दिया। तो आइडेंटिफाई वेदर द बोरोइंग कॉस्ट ऑन द एक्विजिशन ऑफ 3G लाइसेंस, मतलब अगर आपने उस लाइसेंस को परचेज में कोई बोरोइंग कॉस्ट या कोई लोन लिया है, क्या कैपिटलाइज होगा सर? तभी कैपिटलाइज होगा जब वो क्वालिफाइंग एसेट्स होगी। तो क्वालिफाइंग एसेट्स तो है ना सर। आप ये मत सोचना कि अरे सर वो तो रेडी टू यूज थी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। नो, अगर वो इंटेंडेड यूज के लिए नहीं है, भले वो एट अ टाइम ऑफ रेडी टू यूज है, लेकिन इंटेंडेड जिस जिस पर्पस के लिए मैनेजमेंट ने उसको खरीदा है वो यूज उसका शुरू नहीं हुआ है, तो सर वो क्वालिफाइंग एसेट्स होगी। क्योंकि क्योंकि ये वायरलेस नेटवर्क को बनाने में अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, तो वो आपकी क्वालिफाइंग एसेट्स होगी। तो देखो क्या लिखा है सर, यस, द लाइसेंस हैज बीन एक्सक्लूसिवली, मतलब केवल एक्सक्लूसिवली एक्वायर्ड टू ऑपरेट द वायरलेस नेटवर्क, केवल वायरलेस नेटवर्क के लिए ही एक्वायर किया गया है। द फैक्ट दैट लाइसेंस कैन बी यूज और लाइसेंस टू थर्ड पार्टी इज इररिलेवेंट, मतलब हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो इररिलेवेंट है हमारे लिए, ठीक है। द एक्विजिशन द एक्विजिशन ऑफ द लाइसेंस इज फर्स्ट स्टेप इन अ वाइडर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, मतलब बड़े नेटवर्क के लिए आपने उसको खरीदा है, तो भैया आप उसको जो है क्वालिफाइंग एसेट, तो ये नेटवर्क इन्वेस्टमेंट जो है क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट है, तो क्वालिफाइंग एसेट्स मानी जाएगी। सिंपल है बच्चों, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और ये भी देख लेते हैं, अ रियल एस्टेट कंपनी, सर अ रियल एस्टेट कंपनी हैज इनकर एक्सपेंस फॉर द एक्विजिशन ऑफ अ परमिट, आपने कोई परमिट लिया है और उसके संबंध में आपने खर्च किए हैं। अलाउइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब कोई बिल्डिंग आप बनवाना है, आपने उसको जैसे मैप आपका अप्रूवल लेना होता है, तो वो आपने उसके संबंध में कुछ खर्चे किए हैं, बहुत काफी पैसे लगते हैं। इट हैज ऑल्सो एक्वायर्ड इक्विपमेंट, आपने कोई असेट्स भी खरीदे हैं, मतलब इक्विपमेंट खरीदे हैं, दैट विल बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस बिल्डिंग, मतलब आपने बहुत सारे ऐसे कुछ एसेट्स खरीदे हैं कि वो बहुत सारे बिल्डिंग पे यूज हो सकता है, होगा। Whether the borrowing cost on the acquisition of permit and the equipment be capitalized until the construction of building is complete। देखो एक बात बताओ, मैनेजमेंट ने जो परमिट लिया है वो केवल और केवल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए लिया हुआ है, तो सर वो तो जब तक बिल्डिंग नहीं बनेगा तब तक वो तो क्वालिफाइंग एसेट्स रहेगा ही, क्योंकि वो भी उसी के लिए, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है। लाइसेंस जो आपने परमिट लिया है, वो ऐसे तो आप कुछ उस परमिट का करोगे नहीं, आप तो उसको बिल्डिंग बनाओगे, तो यस विद रिस्पेक्ट टू परमिट, तो वो तो भैया वन बिल्डिंग के लिए है, तो सर वो तो आपका कैपिटलाइज होगा, यस। लेकिन जो आपने ये जो इक्विपमेंट परचेस किया है, ये तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस बिल्डिंग के लिए है ना। अब कुछ बिल्डिंग हो सकता है कि सर जल्दी रेडी हो जाए, या कुछ मतलब केवल स्पेसिफिक एक बिल्डिंग के लिए नहीं है, तो सर वो आपकी कैपिटलाइज नहीं होगी। इट इज, देखो क्या लिखा है इसमें, नो सिंस द इक्विपमेंट will be used for other construction project, it is ready for its intended use at the acquisition, hence it does not meet the definition of a qualifying asset। और दूसरी बात सर,
तो सर ये जो इक्विपमेंट है एट द टाइम ऑफ परचेस ये रेडी टू यूज है। ठीक है, मतलब आप उसको और भी जगह यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो उस केस में आप क्या करोगे? अब आ जाओ। देखो क्या लिखा है, इज इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज आपने को एफएम में पढ़ा होगा, ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट कैपिटलाइज एज बोरिंग कॉस्ट। सर आपने कोई असेट्स को फाइनेंस लीज पे लिया ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट्स, आपने इंटरेस्ट दिया है फाइनेंस लीज पे ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट कैपिटलाइज एज बोरोइंग कॉस्ट। सर अगर आपने क्वालिफाइंग एसेट्स से रिलेटेड कोई असेट्स लीज पे लिया है और उसके संबंध में आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो क्या वो क्वालिफाइंग एसेट है? बिल्कुल सर क्वालिफाइंग एसेट्स है। अगर आप क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए इंटरेस्ट दे रहे हो तो सर वो बिल्कुल आपका जो है बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा। ठीक है, यस। Interest incurred for finance lease is specific to an assets. Interest is capitalized if the asset is a qualifying assets, मतलब अगर वो assets